हेलो एवरीवन, मैं सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शासन के महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका के विषय में। हम सभी जानते हैं कि राज्य जो है एक अमूर्त संस्था होती है और उसके द्वारा स्वयं कोई कार्य नहीं किया जा सकता। राज्य की जो शक्ति होती है वो सरकार के पास होती है और सरकार के माध्यम से ही राज्य अपने कार्य को पूर्ण करती है, या हम ये कहें कि सरकार जो है राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है और इस सरकार के माध्यम से ही जो राज्य की इच्छाएं हैं वो अभिव्यक्त होती हैं। तो ये सरकार जो होती है उसके सभी जो है शासन व्यवस्था में लगभग 3 अंग प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। हर शासन प्रणाली में शासन के 3 अंग दिखाई देते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है व्यवस्थापिका को, क्योंकि व्यवस्थापिका ही कानून का निर्माण करती है और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को कार्यपालिका जो है कार्य रूप में परिणित करती है और न्यायपालिका इसी व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करती है तथा संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का काम करती है। कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थापिका सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो देश के लिए कानून का निर्माण करती है और इस कानून के आधार पर ही कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना कार्य जो है संपादित कर पाते हैं। अगर व्यवस्थापिका जो है सही तरीके से कानून का निर्माण न कर पाए तो ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था सही तरीके से संचालित नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं व्यवस्थापिका के कुछ सामान्य कार्यों के विषय में। ऐसे कार्य जो सभी शासन प्रणालियों में, चाहे वो संसदात्मक शासन प्रणाली हो या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में व्यवस्थापिका के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। वो कार्य कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होता है कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका मुख्य रूप से कानून निर्माण करने का ही काम करती है। तो कानून कैसे निर्माण होता है, उसके लिए एक विधेयक तैयार किया जाता है, अर्थात जो कानून बनाया जाना है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उसके बाद सदन में उस पर वाद विवाद होता है और उस पर सूक्ष्म विश्लेषण करने के पश्चात उसको स्वीकार करके उसे कानून का रूप प्रदान किया जाता है। तो ये नए कानून तो बनाती ही है, साथ ही जो पुराने कानून हैं उसमें कुछ संशोधन करना है, परिवर्तन करना है या फिर उनको समाप्त करना है, ये कार्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। जैसे अभी कृषि कानून बना है और कृषि कानून को जो है वापस लिया जाना है, तो वो उसको समाप्त करने का काम भी वही व्यवस्थापिका करेगी जिस व्यवस्थापिका ने उस कानून को बनाया है। दूसरा है संविधान संशोधन का कार्य। प्रायः सभी देशों में व्यवस्थापिका जो है वो संविधान में संशोधन का कार्य करती है। भले ही इसके लिए विधि अलग अलग हो सकती है, नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करने का कार्य व्यवस्थापिका का ही होता है। जैसे भारत में हम कहें तो संविधान संशोधन के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। कुछ जो है सामान्य कानून नियम निर्माण के तरीके से भी संशोधन होता है, कुछ विशिष्ट तरीके से संशोधन होता है। अमेरिका के की बात करें तो अमेरिका में जो है कठोर संविधान होने के कारण वहाँ पर संविधान संशोधन की पद्धति जो है अलग अपनाई गई है। कुल मिलाकर देश चाहे कोई सा भी हो, संविधान में संशोधन का कार्य वहाँ की व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तीसरा है विमर्शात्मक कार्य। व्यवस्थापिका जो है व्यवस्थापिका के लिए सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया जाता है पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से बना है। फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से बना है जिसका मतलब होता है विचार के लिए सभा। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से बना है जिसका अर्थ होता है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका में अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग दृष्टिकोण वाले प्रतिनिधि मौजूद होते हैं जो आपस में विचार विमर्श करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उनके इस विचार विमर्श के आधार पर जो लोकमत है वो अभिव्यक्त होता है, जनता के विचार वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसके पास विमर्शात्मक कार्य होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण।
किसी भी देश में उस देश के राष्ट्रीय वित्त पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और धन चूंकि जनता का ही होता है, इसीलिए जनता के धन को व्यय करने के लिए पूरी जो है शक्ति व्यवस्थापिका अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। बिना व्यवस्थापिका के स्वीकृति के ना तो जो है कर लगाया जा सकता है और ना ही उसको व्यय किया जा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय वित्त पर अर्थात राष्ट्र के आय और व्यय पर पूरा नियंत्रण व्यवस्थापिका का होता है। इसके अलावा प्रशासन पर नियंत्रण, व्यवस्थापिका जो है प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रखती है। प्रशासन चाहे किसी भी देश का हो, संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देश का हो या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश का हो, अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। इस विषय में जो है अलग से एक वीडियो बना हुआ है, प्रशासन पे विधायी नियंत्रण और प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण में। तो जो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण है उसमें संसदात्मक शासन में और अध्यक्षात्मक शासन में किस प्रकार से व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका द्वारा जो है कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर और बजट आदि के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी कुछ महत्वपूर्ण जो है कार्य करके, जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करके या फिर जितनी भी नियुक्तियां जो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है उस पर सीनेट की स्वीकृति लेकर ये सब माध्यम से जो है नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा न्याय संबंधी कार्य, अधिकांश देशों की जो व्यवस्थापिका है वो कुछ न कुछ न्याय संबंधी कार्य करती है। जितने भी महत्वपूर्ण कार्यपालिका के पदाधिकारी होते हैं उन पर महाभियोग लगाने और निर्णय करने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास होता है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य, अधिकांश देशों की व्यवस्थापिकाएं कुछ न कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य करती हैं। जैसे हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से समितियों और आयोगों की नियुक्ति, व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के समितियों और आयोगों की नियुक्ति का कार्य भी किया जाता है। जैसे वित्त आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, भारत की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के आयोग जो है संसद द्वारा समय समय पर नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, व्यवस्थापिका में चूंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उनका पूरा कार्य होता है जनता के हित का प्रतिनिधित्व करना, तो ऐसी स्थिति में ये जो है जनता की जो समस्याएं हैं उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। समय समय पर वो जो है इस बात को रखते रहते हैं कि जनता को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है या उनको ज़मीनी स्तर पर क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं से वो सरकार को हमेशा अवगत कराते रहते हैं। इस प्रकार से ये जो है जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तो था हर प्रकार की शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका की कुछ सामान्य कार्य। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कि धीरे धीरे व्यवस्थापिका की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, जिसको ये कहा जाता है कि व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है या ह्रास हो रहा है। तो अब ये जो व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है या ह्रास हो रहा है, इसके कौन कौन से कारण हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। अभी कुछ दशकों से कार्यपालिका की जो कार्य हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि होने की वजह से कार्यपालिका का महत्व बढ़ चुका है और व्यवस्थापिका का महत्व जो है धीरे धीरे कम हो चुका है। वैसे भी अगर हम देखें, जैसे हम भारत की बात करें, जैसे हमने कहा कि कानून निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य है, लेकिन अगर हम कानून निर्माण की प्रक्रिया पर जाएं तो जो हमने कहा विधेयक तैयार करना, तो ये विधेयक मंत्रियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। मंत्री ही जो है उसको सदन में प्रस्तुत करते हैं और ज़्यादा करके उनका बहुमत होने की वजह से उनके द्वारा तैयार किया गया विधेयक जो है वो संसद से पास हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके अलावा दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। व्यवस्थापिका के कार्य अधिक होने की वजह से उनके द्वारा कुछ
कानून बनाने संबंधी अधिकार कार्यपालिका को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कानून निर्माण संबंधी कार्य का एक बड़ा भाग व्यवस्थापिका के हाथ से निकलकर कार्यपालिका के हाथ में चला गया है। इसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न या फिर जिसको हम कहते हैं संचार के साधन, ये जो है इनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो गई है और ये कार्यपालिका के अध्यक्ष को जनता के समक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं। कुछ भी जो है होता है तो उसमें सीधे जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो जनता के सामने होता है। किसके माध्यम से? संचार साधनों के माध्यम से, या फिर हम कहें कि रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से, और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता का और कार्यपालिका अध्यक्ष का सीधा सीधा सामना हो जाता है और संसद या विधायिका जो है उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से विशेषज्ञों की परिषद और समिति का विकास, अब जो है विधेयक तैयार करने के लिए, उस पर विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर संसद सदस्य या विधायिका के सदस्य इस बात पर प्रश्न उठाते हैं कि विधेयक में ये कमी है या फिर उसका और जो है उसमें अध्ययन किया जाना चाहिए, तो उन्हें ये कहकर रोक दिया जाता है कि भाई इस पर जो है विशेषज्ञों की सलाह ली गई है, संबंधित विभाग द्वारा बारीकी से विचार विमर्श किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास और कोई मार्ग शेष नहीं रहता। अगला है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। चूंकि जो देश की सैन्य शक्ति होती है वो जो है देश के कार्यपालिका प्रमुख के हाथों में होती है। देश का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, अर्थात युद्ध और शांति दोनों ही अवसरों पर कार्यपालिका सर्वे सर्वा हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका का जो महत्व है वो अपने आप कम हो जाता है। विदेश संबंधों की प्रधानता, जैसे जैसे विदेशी मामले उलझते जाते हैं वैसे वैसे कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है, क्योंकि विदेश संबंधों का संचालन जो है उसमें मुख्य भूमिका कार्यपालिका की होती है। सकारात्मक राज्य का उदय, वर्तमान समय में जो है जितने भी राज्य हैं वो कल्याणकारी राज्य हैं और जनता के लिए सब प्रकार की सुविधाएं वो उपलब्ध कराते हैं और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य अंततः कार्यपालिका अर्थात सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है उसके लिए वो कार्यपालिका को ही उत्तरदायी मानती है और इसी वजह से जो है कार्यपालिका का महत्व बढ़ गया है और व्यवस्थापिका का महत्व जो है कम हो गया है। बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास, व्यवस्थापिका की शक्ति को अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों के माध्यम से छीना गया है। अब जो है दल के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है और इसी कारण जो है संसदीय प्रणाली जो है धीरे धीरे प्रधानमंत्री प्रणाली में परिवर्तित होती जा रही है। व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार, चूंकि व्यवस्थापिका के सदस्य जो है साधारण निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं और जो अधिक योग्यता वाले व्यक्ति हैं वो चुनाव के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज़्यादा करके यहाँ पर कम योग्यता वाले व्यक्ति या फिर पेशेवर राजनीतिज्ञों की संख्या बहुत अधिक होती है और पेशेवर राजनीतिज्ञों की संख्या अधिक होने के कारण और कम योग्य व्यक्तियों के अधिक होने के कारण व्यवस्थापिका की गरिमा जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी प्रकार से व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना, संसदीय व्यवस्था में खास तौर से जो व्यवस्थापिका होती है उन्हीं के सदस्य जो है कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, बहुमत उनका वहाँ पर होता है। कहने को तो कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन बहुमत के आधार पर जो सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल होता है वो व्यवस्थापिका पर हावी होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि व्यवस्थापिका की जो स्थिति है वो जो है संसदात्मक शासन प्रणाली में खास तौर से अधिक जो है अवनति की ओर जा रही है। व्यवस्थापिका की शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये स्थिति थोड़ी कम है। फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं या जिनके पास कार्यपालिका की शक्ति होती है, जनता जो है उसी से सीधे रूबरू होती है और सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायी उन्हीं को ठहराती है। फिर भी व्यवस्थापिका शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है और लोकतंत्र का एक केंद्र बिंदु है।
लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता के सारे प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद होते हैं और जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते हैं। धन्यवाद।